उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर और राजधानी के दूसरे इलाकों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और इस आंदोलन ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सवर्ण समाज की नाराजगी अब भाजपा के लिए नई चुनौती बनने जा रही है? क्योंकि मामला केवल आरक्षण का नहीं है, इसके साथ जुड़ा है जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण की मांग, क्रीमी लेयर, सरकारी नौकरियों में अवसर, यूजीसी के नियम और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा राजनीतिक समीकरण। दिल्ली में हुए प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए। आयोजकों का कहना है कि वे आरक्षण खत्म करने के बजाय उसमें सुधार चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस आंदोलन का सामाजिक और राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को महत्व देने, क्रीमी लेयर लागू करने और एक परिवार एक आरक्षण जैसी मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, उसे शिक्षा, रोजगार और सरकारी सहायता में समान अवसर मिलना चाहिए। उनका कहना है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं। यही बात इस आंदोलन को सीधे तौर पर आरक्षण विरोधी आंदोलन से थोड़ा अलग बनाती है। आंदोलनकारी अपने पक्ष को आर्थिक न्याय और समान अवसर के सवाल से जोड़ रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण भी हुई। दिल्ली पुलिस ने अनुमति और निर्धारित स्थान को लेकर प्रदर्शनकारियों को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बाद में प्रदर्शन स्थल और आगे की रणनीति को लेकर आयोजकों और प्रशासन के बीच बातचीत की खबरें सामने आई। यानी आंदोलन भले ही अभी शुरुआती चरण में हो, लेकिन इसने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस जरूर तेज कर दी है। दिल्ली में आंदोलन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रियता भी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे और अन्य प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं की मांग को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और केंद्र सरकार के मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक कराने का प्रस्ताव किया जाएगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहाँ किसी भी सामाजिक आंदोलन का असर केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहता। अगर आरक्षण सुधार का मुद्दा छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और सामान्य वर्ग के नौकरी अभ्यर्थियों के बीच मजबूत होता है, तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी फैल सकता है। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि उसे एक साथ दो तरह की राजनीतिक अपेक्षाओं को संभालना होगा। पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय आरक्षण की सुरक्षा और विस्तार चाहते हैं। सामान्य वर्ग का एक हिस्सा आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक आधार की मांग कर रहा है। यही संतुलन भाजपा के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा बन सकता है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में जाति जनगणना का मुद्दा भी है। भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो सकती है। एक भाजपा सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सवर्ण समाज में यह आशंका है कि जाति के आंकड़े जारी होने के बाद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने का राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। यही आशंका अब सामान्य वर्ग के एक हिस्से में बेचैनी पैदा कर रही है। दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों के नेताओं का तर्क है कि जब तक आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आएगा, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। यानी एक तरफ सवाल है किसे कितना आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरी तरफ सवाल है क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुंच रहा है। इन दोनों सवालों के बीच भारतीय राजनीति का पुराना जातीय संतुलन फिर से बहस के केंद्र में आ गया है। आरक्षण का मुद्दा केवल विपक्ष और भाजपा के बीच का विवाद नहीं है। एनडीए के भीतर भी इस विषय पर अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण बहाल करने की मांग का
समर्थन किया है। उनकी पार्टी ने अपने संगठनात्मक सम्मेलन में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया। बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद आरक्षण बढ़ाकर 65% किया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 50% की सीमा का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरक्षण की समीक्षा के विरोध में मुखर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण की समीक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले ही दे चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे खत्म करने की मांग को असंवैधानिक कहा है। इससे साफ है कि एनडीए के भीतर आरक्षण पर एक जैसी राय नहीं है। भाजपा को एक ओर अपने सहयोगी दलों के उस सामाजिक आधार को संतुष्ट करना है जो ओबीसी और दलित आरक्षण के विस्तार की मांग कर रहा है। दूसरी ओर सामान्य वर्ग में उठ रही नाराजगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष के लिए यह आंदोलन भाजपा को घेरने का एक अवसर बन सकता है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने जाति आधारित आरक्षण की जगह केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग का विरोध किया है। उनका तर्क है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए केवल आरक्षण गरीबी दूर करने की योजना नहीं है, बल्कि सदियों के सामाजिक भेदभाव और वंचना का जवाब है। यह तर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण का संवैधानिक उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक बराबरी सुनिश्चित करना भी है। विपक्ष भाजपा पर दो तरह के आरोप लगा सकता है। पहला, भाजपा सामान्य वर्ग के दबाव में आरक्षण व्यवस्था कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, भाजपा पिछड़े और दलित वर्ग के समर्थन के लिए आरक्षण विस्तार की राजनीति कर रही है। इस तरह भाजपा के सामने ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें उसका हर कदम किसी न किसी सामाजिक समूह को नाराज कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन भाजपा के सवर्ण वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है? इसका सीधा जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी। सवर्ण समाज पूरी तरह एक जैसा राजनीतिक समूह नहीं है। इसमें अलग अलग जातियां, क्षेत्र, आर्थिक वर्ग और राजनीतिक पसंद रखने वाले लोग शामिल हैं। किसी मुद्दे पर नाराजगी होने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि पूरा समुदाय चुनाव में अपना वोट बदल देगा। भाजपा के समर्थन में सवर्ण मतदाताओं के बीच कई दूसरे मुद्दे भी काम करते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व और अयोध्या से जुड़ी भावनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, विपक्ष की राजनीतिक विश्वसनीयता, स्थानीय उम्मीदवार और क्षेत्रीय समीकरण। इसीलिए आरक्षण के मुद्दे पर नाराजगी पैदा होने के बावजूद उसका चुनावी असर कई दूसरे मुद्दों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाजपा इसे हल्के में ले सकती है। अगर आंदोलन लंबे समय तक चलता है, सोशल मीडिया पर संगठित होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को जोड़ता है, तो यह नाराजगी चुनावी विमर्श में जरूर जगह बना सकती है। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे का असर हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, राजपूत और अन्य समूहों के बीच आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल अलग अलग रूप ले सकता है। पूर्वांचल में सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा संस्थानों से जुड़े युवाओं पर इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है। मध्य उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में भाजपा का पारंपरिक सवर्ण आधार मजबूत रहा है, लेकिन यहां भी स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण, प्रशासनिक नियुक्तियों और नौकरियों में अवसर जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहां एक और बात समझना जरूरी है, यूपी चुनाव केवल जाति के आधार पर तय नहीं होते। बूथ स्तर का संगठन, उम्मीदवार की छवि, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मुद्दे और विपक्ष गठबंधन भी बराबर भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आरक्षण आंदोलन भाजपा की चुनौती बढ़ा सकता है, लेकिन अकेले यह मुद्दा चुनाव का पूरा परिणाम तय करेगा, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। किसी भी आंदोलन की ताकत तीन चीजों से तय होती है। पहली, उसका स्पष्ट नेतृत्व, दूसरी, उसकी ठोस मांगे, तीसरा, उसका सामाजिक विस्तार। पहले इस आंदोलन की मांगों में आर्थिक आधार,
क्रीमी लेयर, आरक्षण की समीक्षा, प्रमोशन में आरक्षण, यूजीसी के इक्विटी नियम और SC/ST एक्ट जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इतनी व्यापक मांगों को एक स्पष्ट नीति में बदलना आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग की जाती है तो सवाल उठेगा, आर्थिक स्थिति मापने का सही तरीका क्या होगा? क्या सामाजिक भेदभाव को केवल आय के आंकड़ों से मापा जा सकता है? क्रीमी लेयर किन वर्गों पर लागू होगी? आरक्षण का लाभ पाने के बाद अगली पीढ़ी के लिए क्या नियम होंगे? क्या निजी क्षेत्र और उच्च न्यायपालिका में भी प्रतिनिधित्व का सवाल उठेगा? इन सवालों के जवाब बिना आंदोलन भावनात्मक समर्थन तो जुटा सकता है, लेकिन व्यापक नीति परिवर्तन के लिए उसे विस्तृत खाका देना होगा। अब भाजपा के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर सीमित कर देना। दूसरा, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके कुछ मांगों पर समिति या समीक्षा प्रक्रिया शुरू करना। तीसरा, एक व्यापक सामाजिक न्याय मॉडल सामने रखना जिसमें आरक्षण के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक सहायता, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया जाए। तीसरा रास्ता राजनीतिक रूप से सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी हो सकता है, क्योंकि केवल आरक्षण का विरोध या समर्थन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देश में सरकारी नौकरियां सीमित हैं, प्रतियोगिता बढ़ रही है और युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में असली सवाल यह भी है कि क्या सरकार पर्याप्त रोजगार पैदा कर पा रही है? क्या सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधरी है? क्या भर्ती परीक्षाएं समय पर हो रही हैं? और क्या हर वर्ग के गरीब छात्र को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? जब इन सवालों का समाधान नहीं होता, तब आरक्षण का मुद्दा सामाजिक असंतोष का केंद्र बन जाता है। तो क्या सवर्णों की नाराजगी से भाजपा की टेंशन बढ़ेगी? जवाब है हां। राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ सकता है, लेकिन चुनावी नुकसान अभी तय नहीं है। दिल्ली का आंदोलन फिलहाल आरक्षण सुधार की मांग से शुरू हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह जल्द ही बड़े राजनीतिक सवाल में बदल सकता है। भाजपा को पिछड़े, दलित और सवर्ण तीनों सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक तरफ ओबीसी नेताओं की 65% आरक्षण जैसी मांगे हैं, दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के युवाओं की आर्थिक आधार और क्रीमी लेयर की मांग है। बीच में भाजपा की वह राजनीति है जो सामाजिक संगठन को बनाए रखने पर निर्भर करती है। आने वाले दिनों में 3 चीजों पर नजर रहेगी। क्या आंदोलन दिल्ली से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में फैलता है? क्या केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों से औपचारिक बातचीत करती है? क्या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दे के रूप में व्यापक सामाजिक अभियान बना पाता है? फिलहाल इतना तय है कि आरक्षण का सवाल एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यह मुद्दा भाजपा के लिए केवल एक सामाजिक बहस नहीं, बल्कि सियासी संतुलन की अग्नि परीक्षा बन सकता है। आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जातिगत और सामाजिक पिछड़ापन, या दोनों का संतुलित मॉडल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब।